बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर खालिद सईद अख्तर जेलम पॉली क्लिनिक से बोल रहा हूँ। आज मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मदऊ की है। उनमें वो लोग हैं, चूँकि हमारा जो आज का टॉपिक है, जो मौजू है, वो है वर्ल्ड डायबिटिक डे, जो कि असूली तौर पे 14 तारीख को मनाना था। 14 को संडे आ गया, तो आज हम 15 को उसको मना रहे हैं। तो मेरे साथ आप न्यूज़ से सलीम साहब हैं, और सारे वो बच्चे हैं, वो लोग हैं कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हैं और जिनका ज़ियाबीतस से, डायबिटीज़ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी तरह का रिश्ता है। तो इसलिए आज हमारा जो प्रोग्राम है उसका मौजू है अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज़, यानी कि ज़ियाबीतस के बारे में आम लोगों में, आम पब्लिक में आगाही पैदा करना। तो इस सिलसिले में, चूँकि इस वक्त दुनिया में और ख़ासकर पाकिस्तान में, हमारा कंसर्न इस वक्त पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में शुगर इंतहाई तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और हमें अफसोस इस बात का है कि मेजॉरिटी लोगों को या तो इसका पता ही नहीं है, अगर पता भी है तो इसकी जो खौफनाक नुकसानात हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। हमारे पास मरीज़ पहुंचता है, उस वक्त पहुंचता है जब गुर्दे फेल हो रहे होते हैं, नज़र बैठ गई होती है, पाँव काटने की पोजीशन में होता है। तो आज हमारा मकसद ये है कि हम ये सारे नुकात जो हैं, ये सारे मसाइल जो हैं, ये सारे इशू जो हैं, इनको वक्त से पहले पहचानें, और ताकि मरीज़ बहुत सारे नुकसान, बड़े नुकसान से बच सकें। तो इस सिलसिले में मेरी गुजारिश होगी कि जितने हमारे दोस्त बैठे हुए हैं वो हमसे इस मामले में सवाल करें, अपनी मालूमात से भी हमें आगाह करें। दोनों चीज़ें होंगी। ये लोग बहुत अरसा फील्ड से हैं और बहुत अरसा ये लोगों में रहते हैं, लोगों से मिलते मिलाते हैं, तो हम चाहेंगे कि ये अपना तजर्बा भी दे, और जो लोग सवाल पूछते हैं वो भी हमसे पूछें, ताकि हम एक अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचा सकें। सर, मेरा क्वेश्चन है ये कि जो प्री डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको क्या करना चाहिए कि वो डायबिटिक पेशेंट बनने से बच सकें? सर बेटा, जो इंटरनेशनल फिगर है जहाँ पे हम प्री डायबिटिक लेबल करते हैं, 100 से नीचे जो है वो नॉर्मल है, फास्टिंग, खाली पेट, और 140 से जो कम है नाश्ते के बाद उस दिन को, वो नॉर्मल मिल जाती है। अगर किसी शख्स की शुगर का लेवल 100 से 126 तक आता है, 100 से 126 तक रहता है, और खाने के बाद का उसका जो लेवल है वो 140 से 199 यानी 200 तक रहता है, तो उसको हम नॉर्मली प्री डायबिटिक समझते हैं। ठीक है जी। वहाँ पे हमें देखना होता है, जो सबसे ज़्यादा आजकल ज़ोर है, एक तो फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है कि अगर फैमिली में बहुत से लोगों को आ रही है तो फिर वो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं, और दूसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है वज़न। वेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं बार बार कह रहा हूँ, वज़न सबसे ज़रूरी है, और वज़न आपका तब ही ठीक होगा जब आप डाइट कंट्रोल करेंगे और आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। अपना वेट चेक कराएं और मालूम करें कि आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए। तो अगर आप डाइट कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपना वेट नॉर्मल पे लेके आते हैं, तो आपको प्री डायबिटिक को डायबिटिक कन्वर्ट होने में बहुत देर लगेगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, असद अब्बास फार्मियो को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स में माइक्रो एंड मैक्रो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? बेटा, ये बहुत बड़ा सवाल है, किताब है पूरी, तो लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा। मैं माइक्रो और मैक्रो दोनों को इकट्ठा करके आपको बता दूंगा।
ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए। सबसे ज़्यादा जो हम केसेस प्रैक्टिकली देखते हैं वो पाँव के फुट कॉम्प्लिकेशंस प्रैक्टिकली हम सबसे ज़्यादा देखते हैं। किसी के पाँव में ज़ख्म हो गया, किसी के पाँव का ख़राब हो गया ज़ख्म, उंगली काटनी पड़ गई है, पाँव काटनी पड़ गई है। फिर दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन केसेस हम देखते हैं वो किडनी के, गुर्दे के, ठीक है जी। तो वो आपको जब भी आप किसी पेशेंट को देखते हैं तो आपको पाँव पूरी तफसील के साथ देखनी चाहिए और गुर्दे उसके टेस्ट कराने चाहिए। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांस हो जाता है। और वन ऑफ द मेजर काजेज़ ऑफ बड़ी वजूहात में से दिल के मसाइल की जो वजह है वो डायबिटीज़ है। आइस, आँखों में, आँखों के पीछे जो आपकी नज़र ख़त्म हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, वहाँ पे हेमरेज बन जाते हैं, खून जमा हो जाता है, उसकी वजह भी डायबिटीज़ है। नाम उमर है, मैं व्हील चेयर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सर, कुछ मरीज़ों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम इंसुलिन स्टार्ट करेंगे तो वो सारी ज़िंदगी हमें लगानी पड़ेगी, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो सारी ज़िंदगी उन्हें लगानी पड़ेगी या डायबिटीज़ कंट्रोल करके वो छोड़ी जा सकती है? मेरा ख्याल है कि इंसुलिन से लोगों के अंदर एक खौफ है, और खौफ की एक बड़ी वजह यह भी है कि एक दफ़ा इंसुलिन शुरू कर दी तो फिर शायद सारी ज़िंदगी लगाने पड़ेंगी। ये बेटा कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है, ठीक है। अब अगर आप पैदा ही टाइप 1 हुए हैं और आपको, आज मैंने एक बच्ची देखी है जिसकी उम्र 2.5 साल थी, उसको शुगर है, तो वहाँ पे तो टाइप 1 पे हमारे पास इंसुलिन के अलावा कोई चॉइस नहीं है, तो उसको तो हम इंसुलिन ही शुरू करेंगे। जब तक इसका कोई नेमुल बदल या इससे कुछ चेंज नहीं आती, बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, तो वी कैन होप फॉर के इंजेक्शन की बजाय किसी और शक्ल में इंसुलिन आ जाएगी, और चांस है कि विद इन 2 to 4 years कुछ उसमें तब्दीली बड़ी आने वाली है। बाकी एक ग्रुप है जैसे प्रेगनेंसी वाला है, प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनको या तो शुगर वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाती है, या फिर ये है कि अगर उनकी एज 30 से ऊपर है तो उनको हम टैबलेट पे शिफ्ट कर सकते हैं। एक आदमी ने नज़र बनवानी है, नज़र बन गई है, तो उसके बाद कैन बी शिफ्टेड, या ऑपरेशन में इमरजेंसी में करवाया है और वो उसकी शुगर कंट्रोल हो गई है तो उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लाजमी बात है कि सारी ज़िंदगी के लिए। मैं एक मिसाल देता होता हूँ, बड़ी मज़ेदार है। आपको पिंडी जाना है, एक तरफ मर्सिडीज़ दुनिया की सबसे आरामदेह गाड़ी एयर कंडीशन खड़ी है, एक तरफ सुजुकी खड़ी है, किस में बैठ के जाओगे? तो इंसुलिन इज़ द मर्सिडीज़ ऑफ डायबिटिक ट्रीटमेंट। शुगर की ट्रीटमेंट की जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो इंसुलिन है। सर, मेरा सवाल ये है कि जो बाय बर्थ डायबिटिक पेशेंट्स हैं, क्या वो मुकम्मल मेडिसिन ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो सकते हैं? बेटा, इस सिलसिले में मैं एक खातून का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसकी उम्र 72 साल थी, 72 years, एंड शी वॉज डायबिटिक बाय बर्थ, एंड शी पास्ड अ वंडरफुल लाइफ। एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी उसने। बहुत सारे दुनिया में इस वक्त एथलीट्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े सिंगर हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं। मुझे याद है वसीम अकरम को जब शुगर हुई, ही वॉज 27, और मेरी पहली मीटिंग वसीम अकरम से उस वक्त हुई, और फिर मेरी मीटिंग वसीम अकरम से आज से कुछ 2 साल पहले हुई, तो मुझे वो वसीम वही लगा जो 27 साल की उम्र का था, और सारे रिकॉर्ड उसने उसके बाद तोड़े। माइंड इट कि जितने रिकॉर्ड वसीम अकरम ने बनाए वो डायबिटिक होने के बाद बनाए। तो वजह ये थी कि उसने अपनी शुगर को कंट्रोल रखा। अभी भी आप देखें, वो मेरा ख्याल है हम सबसे फिट है,
मैंने पूछा, मैंने कहा वसीम भाई आप तो आज से वो कितने 26-27 साल पहले भी तो ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं। कहता है सुबह भी 10 किलोमीटर रनिंग करके आए। तो बात ये है कि अगर आप अपने आप को फिट रखेंगे और अपने आप को प्रॉपर रखेंगे, इंसुलिन लगाता है वो और डाइट का कंट्रोल करता है, एक्सरसाइज करता है एंड इज डूइंग वेल। जेनिक्स फार्मा से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मोस्टली नॉलेज ना होने की वजह से पेशेंट रेगुलर दवाई नहीं खाता। मोस्टली आपके पास भी ऐसे पेशेंट आ रहे होंगे जो 3 दिन रेगुलर खाते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन छोड़ दी, फिर स्टार्ट कर ली। उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? बेटे उसकी 2 वजूहत है। एक सोशल मीडिया, एक शख्स आता है बग़ैर किसी नॉलेज के, बग़ैर किसी सर्टिफिकेशन के, वो कहता है जी आपकी शुगर हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म। तो दैट क्रिएट्स, उसके जहन में ख्याल आता है मरीज़ के, यार मैं हफ्ते में क्यों ना ख़त्म करूं। दूसरा, हमारे मुल्क में हर शख्स डॉक्टर है, ठीक है ना। आप रिक्शे में बैठेंगे, रिक्शे वाला डॉक्टर है, साथ जो सवारियाँ बैठी हुई हैं वो डॉक्टर है। आपके घर में तीमारदारी करने के लिए 6 ख़वातीन आती हैं, 6 की 6 डॉक्टर। ओ ना ना गोलियाँ ना खाई, विलायती गोलियाँ, अंग्रेजी गोलियाँ ना खाई, एक गुर्दे फेल हो जाते। तो वो मेरे पास बड़ी मरीज आती है, कहती है डॉक्टर साहब ये गोलियाँ लिख देती हैं, एडी मोटी गोली है तो गुर्दे फेल कर छोड़ेगी। मैं कहा एक गुर्दे फेल नहीं करेगी, जी तेरी 400 शुगर है, एक गुर्दे फेल करेगी। तो दवाई गुर्दे फेल नहीं करती है, टीका गुर्दे फेल नहीं करता है। गुर्दे फेल जो चीज़ करती है वो ज़्यादा हाई शुगर करती है। तो अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल रखेंगे, और ये दवाई का टाइम फिक्स है कि इस गोली ने 12 घंटे असर करना है, इस गोली ने 18 घंटे असर करना है, इस टीके ने 24 घंटे असर करना है, उसके बाद उसका असर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप वक्फ़ों से, दिनों के वक्फ़ों से गोली लेंगे तो उसका असर बिल्कुल ना होने के बराबर है। सर माय नेम इज़ अफाक अली एंड प्रेजेंटिंग आई एम स्टैंड फ्रॉम। सर मेरा आज क्वेश्चन ये था कि सर एट विच स्टेज सर आप अपने डायबिटिक पेशेंट को सर इंसुलिन प्रेफर करते हैं? आपका जो क्वेश्चन है बड़ा वैलिड है, और मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत लंबा टॉपिक बन जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में 3-4 कंडीशन मैं मोटी बताऊंगा कि जहाँ पे इंसुलिन बस्ट हो जाती है। नंबर 1, टाइप 1 डायबिटीज़। वो सारे डायबिटिक जो टाइप 1 में आते हैं, टाइप 1 का मतलब होता है जिनकी एज 20 साल से 30 साल से कम है। जितनी कम उम्र होगी उतनी इंसुलिन की ज़रूरत ज़्यादा बनेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे है प्रेगनेंसी। जब किसी को प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी अबल ठहर जाता है, अबल हो जाता है, तो उस वक्त हमारे पास जो चॉइस है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसुलिन की है। तीसरा, जिसको हम कहते हैं कि गोलियों का काम, अब गोलियां काम नहीं कर रही, ज़्यादा से ज़्यादा गोलियां हमने दे ली हैं, जितनी हम दे सकते हैं वो गोलियां काम नहीं कर रही, तो लिहाजा अब हमें इंसुलिन इस्तेमाल करनी चाहिए। चौथा वो है कि एमरजेंसीज़ में, अब एक आदमी ने एमरजेंसी में ऑपरेशन कराना है, एमरजेंसी में आँख का ऑपरेशन होना है, टाइम थोड़ा है, तो इसलिए वहाँ पे हमें फौरी तौर पे इंसुलिन के ज़रिए शुगर कंट्रोल करके तो ऑपरेशन करवाया जा सकता है। तो इसके अलावा बहुत सारी और छोटी मोटी कंडीशंस हैं, लेकिन ये 4 मोटी सूरत हाल है जहाँ करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। मेरा नाम है, स्टैंड फार्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सर ट्रीटमेंट पार्ट से मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटिक प्री कोमा, और ये तो सारे हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन सर एज़ फार एज ट्रीटमेंट्स आर कंसर्न, एज़ यू नो अभी सीटाग्लिप्टिन भी मार्केट में मौजूद है, विल्डाग्लिप्टिन भी मौजूद है। मोस्ट ऑफन सर सीटाग्लिप्टिन को ज़्यादा पैटर्नाइज किया जाता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें कि आप विल्डाग्लिप्टिन पैटर्नाइज करना पसंद करते हैं, या आप समझते हैं कि इसमें विल्डाग्लिप्टिन से इसको रिज़ल्ट बेहतर मिलेगा कंपेयर टू सीटाग्लिप्टिन, और ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं
जिनको आप सीटाग्लिप्टन पैटर्नाइज करते हैं? देखिए, इसमें हमने इंडिविजुअल ब्रांड को नहीं लेना। जो DPP-4 है वो टोटल इस वक्त 4 या 5 मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में है, ठीक है जी। और एक सेक्साग्लिप्टन है, एक कैनाग्लिप्टन है और एक कुशेत और है। हमारे यहाँ 2 ही हैं, सीटा और बिल्डा। देखें, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ DPP-4 है वो एक ही है, ठीक है। ये सिर्फ अब हम कहेंगे जी ग्लिमिप्राइड, अब ग्लिमिप्राइड चाहे वो ग्लाइप्टम है, चाहे वो जीप्राइड है, चाहे वो वट एवर कंपनी की है, वो बेसिकली तो ग्लिमिप्राइड ही है। अब फ़र्क कहाँ से आ जाता है? फ़र्क आ जाता है कि कौन सी क्या डॉक्टर की प्रेफरेंस है, ठीक है जी। एक ज़माने में मेरा ख्याल है मैंने विल्डाग्लिप्टन बहुत लिखती, बल्कि लिखी विल्डाग्लिप्टन, फिर वो सीटा पे आ गई। इंटरनेशनल जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें कोई एज ज़्यादा नहीं मिला किसी को भी, ठीक है जी। कहीं कहीं हमने देखना जो होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कार्डियोवैस्कुलर, उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है या उसकी कोई आसानियाँ हैं, तो उसमें कोई दोनों पे स्टडीज़ हुई हैं, दोनों का पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा फ़र्क है दोनों में। इट इज़ प्योरली प्रेफरेंस ऑफ द कंसल्टेंट, वो किस चीज़ को पसंद करता है, और डोजेज भी दोनों की एक जैसी है और प्राइस भी ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी मेजर डिफरेंस इन प्रिस्क्रिप्शन। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर आपने अपने प्रीशियस टाइम में से हमें टाइम दिया और हमारी मालूमात में इजाफ़ा किया। सर बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे सर। और वेलकम बेटा, और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी जब भी कभी मौका मिले और आप इंडिविजुअली भी जब मेरे पास आते हैं तो आप, बल्कि आप पब्लिक में फिरते हैं, आप इस तरह के सवाल ढूंढें जैसे आपने पूछा, तो हमारे लिए खुशी की बात होगी और उसको हम छोटा वीडियो बना के उसको हम पब्लिक में बताएं। हाँ, वो आप करें, हमेशा करें, और ये मेरा ख्याल है कि हमारे लिए सबसे खुशी की बात होगी। और थैंक यू एवरीबॉडी, और गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।